रेडी टू गो? जी सर। मेरा ख्याल है कि आज हम काफी स्पीड हमारी ठीक जा रही है और ये 3 मॉड्यूल आखिरी रह गए हैं और जल्दी कर लेंगे हम। ये है जी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स और एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आप इससे वाकिफ होंगी, आपने बिजनेस एनालिसिस में भी यही चीजें पढ़ी होंगी। बेसिकली ये जो स्लैंग्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट और एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये बुनियादी तौर पे पीएमआई के लॉन्च हैं। बाद में वो बीए वालों ने भी इनको अडॉप्ट कर लिया और बाकी चीजों ने भी। मगर इसका बेसिकली मकसद क्या है? ये 2 कैटेगरी हैं जो आपको आपके प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब ये एनवायरनमेंट है, और ये एनवायरनमेंट आपकी इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। माहौलियाती असर होते हैं ना जिस तरह, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कोई जलजला, कोई और चीज, कोई गवर्नमेंट का की नई रेगुलेशन आ गई है, कोई और एनीथिंग विच कैन इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट, कोई ऐसा फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर जिससे आपके प्रोजेक्ट पे असर पड़ता हो, वो फैक्टर अगर एक्सटर्नल होगा, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के काबू से बाहर होगा, तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर। और अगर इंटरनल होगा, तो मिसाल के तौर पे आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई गवर्नेंस की तरफ से या कोई और हुक्म जारी किया है और उसकी वजह से प्रोजेक्ट के ऊपर कोई असर पड़ता है, तो वो इंटरनल कहलाएगा। ये तो है फैक्टर्स, और ये माहौलियाती किस्म के फैक्टर्स होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स हैं वो और चीज है। These are not factors. These process assets are the rules, the regulations, the policies, the procedures, standards, methodologies, या फॉर दैट मैटर आप ये भी कह सकते हैं कि जो टेम्पलेट्स आपने डिजाइन करके रखी हुई हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, मेथोडोलॉजी बनाई हुई है वो, और जो पुराना रिकॉर्ड है, पुराने जो प्रोजेक्ट के कागजात हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में आता है। मेरा ख्याल है ये डायग्राम देखें तो आपको क्लियर होगा। जो प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं चीजें वो 2 हैं, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर और ओपीएस। अच्छा जी, जेन में रखिए कि जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स होते हैं वो सिर्फ इंटरनली होते हैं, वो एक्सटर्नल नहीं हो सकते। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अपने बनाए हुए असूल और ज़वाबित और बाकी चीजें। जो एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स को अलबत्ता 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। आप यूं समझिए कि एक लाइब्रेरी है, उसमें से पूरी लाइब्रेरी से आप किताबें इशू करा सकते हैं, लेकिन रेफरेंस सेक्शन से कोई किताब इशू नहीं होती, वो वहीं बैठ के पढ़नी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो चीजें बाहर नहीं जा सकती। ये जो बिल्कुल इसी तरह से ये जो ओपीएस की लाइब्रेरी है, इसमें जो प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह हैं, वो रीड ओनली हैं। उनको आप अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते, उन पर सिर्फ अमल कर सकते हैं। जबकि जो आपका प्रोजेक्ट कर रहा है, उससे जो कागजात जनरेट हो रहे हैं, जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं, दिस ऑल इज सबमिटेड बैक टू ओपीएस टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉर्पोरेट नॉलेज बेस। मतलब एक लेसन लर्न्ड आर्काइव है, और उसके अंदर जो हमने नया कुछ इल्म सीखा, उसकी सारी डायनेमिक्स वगैरह, या जो कागजात हैं, या जो कुछ भी प्रोजेक्ट से बनता है, that is submitted into the corporate knowledge base. So this is something we are creating. So it is not only read only, बल्कि write भी है, read and write.
रीड कैसे? जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनके कागजात से हम मदद लेते हैं और अपने कागजात आने वालों के लिए छोड़ के जाते हैं, तो हम रीड भी कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं। वेयर द प्रोसेस, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं, मेथोडोलॉजी है, टेम्पलेट्स हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट वाले उसको फॉलो करते हैं। ये बनाता कौन है? आपने पहले पीएमओ में डिस्कस कर लिया कि ये चीजें बनाना पीएमओ का काम है, स्टैंडर्डाइज करना इन तमाम चीजों को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट इस्तेमाल होंगे। अब एक नजर देख लेते हैं कि ईएफ में क्या क्या कुछ होता है। वैसे चीजें तो बहुत सी लिखी हुई हैं, लेकिन हम आते हैं डायरेक्टली। ये है जी इंटरनल फैक्टर्स, एंटरप्राइज एनवायरनमेंट के इंटरनल फैक्टर्स। इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और माहौल, स्ट्रक्चर और गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये चीजें। अच्छा, पॉलिसीज प्रोसीजर्स अलग चीज है, गवर्नेंस फ्रेमवर्क एक एक माहौल की तरह इसको ट्रीट करें। जो कागजात हैं वो प्रोसेस एसेट में है, लेकिन गवर्नेंस एक माहौल तारी करता है, तो गवर्नेंस एज सच इंटरनल फैक्टर के तौर पर डील किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, रिपोर्टिंग कौन किसको करता है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का माहौलियाती असर है। फिर जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज, आप लोकेटेड कहाँ हैं, किस शहर में, आपकी ऑफिस कहाँ कहाँ हैं, वो जो असर, उससे भी असर पड़ेगा आपके काम करने पे। अगर दूर दूर लोकेशंस हैं तो आपको शायद जीप पे बैठ के ट्रेवल करना पड़ता हो, या उससे भी दूर है तो शायद प्लेन पे बैठ के आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता हो, उससे आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीजें आपके प्रोजेक्ट की सेहत पर असर डाल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, और उससे भी असर पड़ता है। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी का क्या हिसाब किताब है, एम्प्लॉयज की क्या करंट कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंस है, ये सब चीजें इंटरनल एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर कहलाते हैं, और ये प्रोजेक्ट पे असरअंदाज हो सकते हैं। मतलब ये वो चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से माहौलियाती असर आपके प्रोजेक्ट पे डाल रही हैं। और इनको अगर और डिटेल में देखें तो जो कल्चर, स्ट्रक्चर और गवर्नेंस है, उसके अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का विजन आ जाता है, मिशन आ जाता है, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, कल्चरल नॉर्म्स, लीडरशिप स्टाइल जो है, हायरार्की एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशनल स्टाइल, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब चीजें, दिस ऑल इज इंक्लूडेड इन दी कल्चर, स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। इसी तरह अगर आप ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आपकी फैक्ट्री की लोकेशन हो सकती हैं, आपकी टीम्स हो सकती हैं जो कि वर्चुअल हैं, शेयर्ड सिस्टम हो सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकती है। फर्क पड़ता है, क्लाउड कंप्यूटिंग से बहुत फर्क पड़ता है। एक वो चीज है जो मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई है, एक वो चीज है जो क्लाउड में पड़ी हुई है। एनीबॉडी कैन एक्सेस इट, जिसने मेरे से लेनी हो तो मेरे पास आएगा ना। तो अगर आपके यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप चीजें जो हैं वो एक तरह से ज्योग्राफिक कैच से आजाद हो जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं, आपका इक्विपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल टेलीकम्युनिकेशन चैनल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हार्डवेयर है, अवेलेबिलिटी है, कैपेसिटी है, एंड फॉर दैट मैटर इवन इंटरनेट वगैरह भी इसी में आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन टेलीकम्युनिकेशन चैनल में। सॉफ्टवेयर के हवाले से देखें तो स्केड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका एमएस प्रोजेक्ट है, प्राइमवीरा है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर आप वर्जन कंट्रोलिंग करते हैं, चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं, हर डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्ड रखते हैं, प्रोडक्ट का रिकॉर्ड रखते हैं। वेब इंटरफेसेस टू अदर ऑनलाइन ऑटोमेटेड सिस्टम, और वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि ऑपरेशनल नेचर का होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या वर्क ऑथराइजेशन का सिस्टम लागू है, अगर किसी बंदे को काम दिया जाता है तो कौन दे सकता है, किसकी अथॉरिटी है वो काम दे, और जब वो काम शुरू करता है वो किसको, किससे परमिशन लेता है कि मैं ये काम शुरू करूं या ना करूं।
एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जैसे टाइम कार्ड सिस्टम होता है कि एम्प्लॉयज दाखिल हुए, उन्होंने टाइम कार्ड पंच किया तो वो उनका टाइम रिकॉर्ड हो गया। ये मजदूरों के लिए नॉर्मली इस्तेमाल होता है कि उन्होंने जनाब पर आवर के हिसाब से कोई परफॉर्मेंस अगर देनी है तो जितने घंटे वो अंदर रहे उसके हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है और उसी के हिसाब से उनकी तनख्वाह कैलकुलेट होती है। फिर जनाब आपके क्या कहते हैं इंटरनल फैक्टर्स में रिसोर्स अवेलेबिलिटी है। इसमें आपके रिसोर्सेज आ कहाँ से रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग और परचेजिंग के कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है, कोई अप्रूव प्रोवाइडर सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो लाजमी बात है रिसोर्सेज उधर से ही आएंगे। कोलेबोरेशन एग्रीमेंट्स हैं आपके किसी और पार्टी के साथ, वो चीज हो सकती है। तो रिसोर्स अवेलेबल के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं और यही हर्डल भी क्रिएट कर सकते हैं और यही आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। एम्प्लॉय कैपेबिलिटी, एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स की एक्सपर्टीज क्या है, स्किल क्या है, कॉम्पिटेंसीज क्या है और स्पेशलाइज्ड नॉलेज कौन सा उनके पास है, ये चीजें भी मैटर करेंगी। और नेचुरली एचआर वालों का ये काम है कि वो ह्यूमन रिसोर्स की कॉम्पिटेंसीज को देखता रहे और उनको एनहांस और इम्प्रूव करने की कोशिश भी करे, ट्रेनिंग भी दे। एक्सटर्नल जो चीजें हैं उसमें मार्केट प्लेस की कंडीशंस हैं जो कि हमारे यहाँ रोजमर्रा की बुनियाद पे चेंज होती है। महंगाई रोजाना हो रही है, मार्केट में चीजें गायब हो जाती हैं फिर आ जाती हैं। तो आपको प्रोजेक्ट चलाने के लिए कहीं क्या सूरत हाल मिल रही है। अगर मार्केट प्लेस कंडीशंस खराब हैं तो क्या पता कि आप उसे कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो पता चलिए सीमेंट ही गायब हो गया। तो मार्केट प्लेस कंडीशंस भी आपके प्रोजेक्ट में हर्डल डाल सकती हैं। सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस और इश्यूज जो हैं जो जो कि मतलब आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, मिसाल के तौर पर कोई हड़ताल हो जाती है, कोई और कल्चरल इवेंट आ जाता है, छुट्टी आ जाती है, थिंग्स लाइक दैट। सो दोज थिंग्स आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं कि जनाब आप क्या कहते हैं रेड जोन में दाखिल नहीं हो सकते या कोई इस किस्म की और रिस्ट्रिक्शन जो आपके प्रोजेक्ट के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करे। कमर्शियल डेटाबेसेस हैं, कमर्शियल डेटाबेसेस जो है उनकी अंदर डाटा कैसा मौजूद है, क्लीन डाटा है या डाउटफुल डाटा है। अब कमर्शियल डेटाबेस तो आपने मेंटेन नहीं किया, वो तो आप मार्केट से ले रहे हैं। अब उसकी क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट से बेनिफिट कितना कर सकेगा। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ दीज डेटाबेसेस एंड देन उसकी क्वालिटी ऑफ डाटा। एकेडमिक रिसर्च है वो आपके लिए बड़ी सूदमंद साबित हो सकती है अगर मिल जाए रेलेवेंट। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मद्देनजर रखना होगा क्योंकि हमने जो काम भी करना है उन स्टैंडर्ड्स के अंदर रहते हुए करना है। फाइनेंशियल कंसिडरेशन, पैसे का क्या हिसाब किताब है, कहाँ से इंतजाम है, कहाँ से पैसा आ रहा है, आ भी वक्त पे आएगा भी कि नहीं आएगा। और फिजिकल एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसमें हजार चीजें और भी हो सकती हैं। मार्केट प्लेस कंडीशंस में आपको कंसिडर करना पड़ेगा कंपटीटर्स को, मार्केट शेयर, ब्रांड रिकग्निशन को, ट्रेडमार्क्स वगैरह को। सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या इस्तेमाल होता है, एथिक्स क्या है लोगों के, परसेप्शंस क्या है। परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है क्योंकि परसेप्शन डिक्टेट कर जाती है। हो सकता है वो परसेप्शन गलत हो लेकिन एक परसेप्शन है कि जनाब लोग तो ये तो सारे लोग झूठ ही बोलते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि सारे लोग झूठ बोलते हो, लेकिन जब वो परसेप्शन चल गई है तो वो आपको हार्म भी करेगी। लीगल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कंट्री या लोकल लॉज हो सकते हैं कि ये काम नहीं किया जा सकता है, सिक्योरिटी का हैजर्ड है कुछ, डाटा प्रोटेक्शन हो सकती है, बिजनेस कंडक्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि इस किस्म का बिजनेस इधर नहीं किया जा सकता। एम्प्लॉयमेंट, प्रोक्योरमेंट, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन इन चीजों में हो तो वो भी आपके प्रोजेक्ट को इम्पेक्ट कर सकते हैं। कमर्शियल डेटाबेसेस में बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा डाटा और डाटा की अवेलेबिलिटी और उसकी क्वालिटी। वो कहते हैं जी इसके अंदर से हम बेंच मार्किंग रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, फिर स्टैंडर्डाइज कॉस्ट एस्टिमेशन डाटा भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इंडस्ट्री रिस्क स्टडी अगर कोई हुई है तो उसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। रिस्क के डेटाबेसिस को भी शायद हम एक्सेस कर सकें जो और लोगों ने इस सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट किए हैं और उनको किस किस्म के रिस्क आए हैं,
अगर आप, एक तो है ना कि आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का आर्काइव है, वो तो अपने प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन ये जो हम अब बात कर रहे हैं ये कमर्शियल डेटाबेस है। एकेडमिक रिसर्च में इंडस्ट्री की स्टडीज हैं, पब्लिकेशन हैं, बेंचमार्किंग के रिजल्ट जो रिसर्च पेपर्स वगैरह में लोग करते हैं। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, इसमें रेगुलेटरी एजेंसीज की रेगुलेशन आ जाती है, प्रोडक्ट्स के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, एनवायरनमेंट, क्वालिटी, वर्कमैनशिप एक्सेट्रा, वो क्वालिटी भी आ जाती है, बाकी चीजें उसमें कवर होती हैं। फाइनेंशियल कंसिडरेशन में सबसे बड़ी चीज करेंसी एक्सचेंज रेट्स, अगेन वन ऑफ द अनसर्टेनिटीज है इन पाकिस्तान। आपके मुल्क के इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, टैरिफ्स और ज्योग्राफिक लोकेशन, ये सब चीजें जो है ये कंट्रीब्यूट करती हैं एक्सटर्नल एंटरप्राइज फैक्टर्स। फिर फिजिकल एनवायरनमेंट में वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, वेदर कैसा है, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग, वो भी इसमें कंसिडर होती है। फिर आ जाते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स। मैंने कहा था कि ये प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये इसके अंदर नॉलेज बेसिस भी हैं, इसके अंदर क्या कहते हैं टेम्पलेट्स भी हैं, इसके अंदर क्या कहते हैं मेथोडोलॉजी, स्टैंडर्ड, क्या फ्रेमवर्क्स, मॉडल्स, ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। अब इन सारी चीजों में से इनको दो हिस्सों में अगर हम डिवाइड करें, जो चीजें आप बदल नहीं सकते वो पॉलिसीज प्रोसीजर्स में आ जाएंगी, और उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। ये है जी पॉलिसी, ये जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ये जिम्मेदारी पीएमओ की है इन चीजों को बनाना। वो कहते हैं जब आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो वहां पे आपको गाइडलाइंस और क्राइटेरिया चाहिए होता है फॉर टेलरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, ताकि हम प्रोजेक्ट की नीड्स को पूरा कर सकें टेलर करने के लिए। इसी तरह जब हम इनिशिएटिंग और प्लानिंग में देयर आर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स सच एज कि पॉलिसी एचआर की क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी की क्या है, सिक्योरिटी की, और भी पॉलिसीज हैं। यहाँ तो चंद एक के नाम लिखे हुए हैं ना, तो और भी कोई पॉलिसीज जो आपके यहाँ एग्जिस्ट करती हैं और आपके प्रोजेक्ट को असरअंदाज हो सकती हैं, दे आर दे ऑल आर रेलिवेंट। फिर प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल, जैसे हमने कहा था कि हम टेलरिंग करेंगे, एक तो हम अपना लाइफ साइकिल खुद चुनते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल और मेथड्स और प्रोसीजर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कौन सा मेथड या स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, मेथोडोलॉजी है तो वो बताएं, एस्टिमेशन के लिए आप कौन से मीट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, कैसे एस्टिमेशन को नापा तोला जाता है, प्रोसेस ऑर्डर्स की क्या तरीकाकार है, इम्प्रूवमेंट टारगेट्स आप कैसे रखते हैं और कैसे अचीव करते हैं, चेक लिस्टें आपकी कैसे बनती हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस डेफिनेशन, ये सब प्लानिंग और इनिशिएशन के दौरान। फिर टेम्पलेट्स हम बनाते हैं, ये भी प्लानिंग और इनिशिएशन के दौरान, कि जनाब प्रोजेक्ट मैन प्लान का क्या फॉर्मेट होगा। ये जो चीजें लिखी हैं ये सिर्फ दे आर फ्यू, बट हर चीज जो, हर डॉक्यूमेंट, हर आर्टिफैक्ट जो बनना है उसकी टेम्पलेट होनी चाहिए। So there could be any number of templates, but these templates are the responsibility of the PMO to create. Pre-approved supplier list and various types of contractual agreement. Pre-prepared आपने रखे हुए हैं कि अगर इस तरह की चीज हो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपके कॉन्ट्रैक्ट का ये होगा, और सेलर्स को अप्रूव करने की लिस्ट ऐसे होगी, इसके अंदर फिक्स प्राइस, कॉस्ट रीइंबर्सेबल और टाइम एंड मटेरियल टाइप कॉन्ट्रैक्ट को हैंडल किया जाता है, मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और कंट्रोल के दरमियान हम देखते हैं चेंज कंट्रोल कैसे होगा, चेंज कंट्रोल का प्रोजेक्ट। ये चेंज कंट्रोल जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज नहीं है, ये है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जिसके ऊपर हम मजीद बात करना चाहते हैं। ट्रेसिबिलिटी मैट्रिसेस होते हैं कि जब आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं तो उसके बाद आप थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट आप उन रिकग्नाइज्ड रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस करते रहते हैं कि अब इसकी क्या सूरत हाल है।
अगर रिक्वायरमेंट्स में कोई तब्दीली वाकया होती है तो ट्रेसिंग में पता चल जाता है कि रिक्वायरमेंट बदल गई है, तो आप उसके हिसाब से फिर उसके मैट्रिक्स डिवाइस करते हैं, उसको चेंज करते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं, टाइम रिपोर्टिंग, जैसे मैंने टाइम कार्ड का आपको बताया। रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर एंड डिस्बर्समेंट की रिव्यूज हैं। अकाउंटिंग कोड्स हो सकते हैं जिनके तहत आप चीजों को रिकॉर्ड रखते हैं। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजंस हैं जो कि एक जनरल प्रोविजंस होती हैं और एक स्पेसिफिक होती हैं। तो जनरल तो वही रहती हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक हैं वो चेंज होती रहती हैं। फिर इशू एंड डिफेक्ट मैनेजमेंट की प्रोसीजर्स हैं। ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, ये वो जो पहली कैटेगरी थी प्रोसेस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ये उसमें आती है। इशू एंड डिफेक्ट की क्या पॉलिसी होगी, क्या प्रोसीजर होगा, उसकी डिफाइनिंग इशू एंड डिफेक्ट कंट्रोल, आइडेंटिफाइंग रिजॉल्विंग इशूज एंड डिफेक्ट्स एंड ट्रैकिंग एक्शन आइटम, ये सब हिदायत है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी का कंट्रोल और असाइनमेंट मैनेजमेंट। फिर जनाब ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि जी स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन सी अवेलेबल है, अथोराइज कम्युनिकेशन कौन कौन से मीडिया हैं आपको अथोराइज, रिकॉर्ड रिटेंशन कितनी पॉलिसी है कि कितनी देर बाद रिकॉर्ड्स को ट्रैश कर दिया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोलैबोरेटिव टूल्स और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स वगैरह, वो सब कम्युनिकेशन में आते हैं। फिर प्रोसीजर्स फॉर प्रायोरिटाइजिंग, अप्रूविंग एंड इशूइंग वर्क ऑथराइजेशन। आतवन ने ये आपको बताया था कि वर्क ऑथराइजेशन इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बट वट एवर इज द वर्क ऑथराइजेशन मेथड in use in the organization that is instrumental during project. फिर आपकी वेरियस टेम्पलेट्स हो सकती हैं एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन की टेम्पलेट्स जरा डिफरेंट है, यहाँ पे रिस्क रजिस्टर है, इशू लॉग है, चेंज लॉग है, लेकिन प्लान कोई नहीं है, क्योंकि प्लान तो सारे प्लानिंग में बनते हैं। Standardized guidelines with work instructions, proposal evaluation criteria and performance measurement criteria, और फिर प्रोडक्ट सर्विस रिजल्ट की किस तरह से वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होनी, उनके प्रोसीजर्स। क्लोजिंग में हम प्रोजेक्ट क्लोजर गाइडलाइंस और रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, जिसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट का ऑडिट शामिल है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन शामिल है, डिलीवरेबल की एक्सेप्टेंस शामिल है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर है, रिसोर्स रीअसाइनमेंट एंड नॉलेज ट्रांसफर टू प्रोडक्शन आर ऑपरेशंस। Organizational knowledge repositories for strong and retrieving information include but are not limited to, एक तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का नॉलेज रिपोजिटरी है, क्योंकि सर आप स्लाइड्स मूव नहीं कर रहे हैं? स्लाइड ही चल रही नहीं। ओहो, ये तो गलत हो गया काम। जब वो खुद ही पास हो गया, मुझे पता नहीं चला। मैं हूँ जी, ये तो काफी आगे चला गया हूँ, 2.3.2 पे हूँ अभी। आया मैं सुन तो रही हूँ, लेकिन मैं समझी पहले भी जैसे हुआ था, मैं समझी शायद अभी आप स्लाइड्स चला नहीं रहे, फिर मैंने कहा नहीं, उस पूछ वक्त तो मैं लेती नहीं हूँ। चला रहा था, लेकिन अच्छा अभी तो मैं चला रहा हूँ स्लाइड। सही है, अच्छा खैर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज रिपोजिटरीज जो हैं, ये वो जगह है जहां पे आपकी पुरानी फाइलें आके जमा होती हैं, या पुरानी फाइलों को जहां से आप उठा के उनसे उन्हें इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर एक फाइल है, उसके वेरियस वर्जन होंगे कि जनाब पहले जनाब ये प्लान बना था, फिर इसके अंदर फलानी इंप्रूवमेंट आई, फिर उसका नया वर्जन आ गया, फिर उससे अगला वर्जन आ गया। ये जो तमाम वर्जन्स का रिकॉर्ड रखना इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो नॉट ओनली द प्लान, बट उनके ऑल द अर्लियर वर्जन्स रिकॉर्ड में होने चाहिए, ताकि हम ये देख सकें पहले क्या था, फिर क्या बना, उसके बाद क्या हुआ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का काम ही ये है कि इस बात का रिकॉर्ड रखे। फिर फाइनेंशियल डाटा रिपोजिटरीज हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, लेबर आवर्स, इनकर्ड कॉस्ट कितनी है, पैसे से रिलेटेड चीजें, पेमेंट्स और हिसाब किताब जो भी उसका है, नेचुरली वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, और वो हम
पुराने डाटे को देख के भी हेल्प ले सकते हैं और हमारे डाटे को आइंदा आने वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है और लेसन लर्न नॉलेज रिपोजिटरीज हैं कि पहले क्या होता आया है, कुछ सबक आपने बना के रखे हुए हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑल प्रोजेक्ट क्लोजर इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बोथ द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस प्रोजेक्ट सिलेक्शन डिसीजन एंड प्रीवियस प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन on risk management activities and so on। ये चंद एग्जांपल थे। इशू और डिफेक्ट हमने उधर कहा था फॉर्मेट बनाना है। अब हम कह रहे हैं कि जो इश्यूज और डिफेक्ट आए हैं उनका रिकॉर्ड लाओ। इसके अंदर इशू और डिफेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट्स हो सकती हैं, कंट्रोल इंफॉर्मेशन हो सकती है, इशू एंड डिफेक्ट की रेजोल्यूशन क्या हुई थी, एक्शन आइटम रिजल्ट्स क्या हैं, फिर डाटा रिपोजिटरीज हो सकती हैं और मीट्रिक्स यूज्ड टू कलेक्ट एंड मेक अवेलेबल मेजरमेंट डाटा ऑन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। और फिर आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स हैं फ्रॉम प्रीवियस प्रोजेक्ट, उसके अंदर स्कोप, टाइम, कॉस्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट कैलेंडर्स हैं, प्रोजेक्ट स्केड्यूल, नेटवर्क डायग्राम जो के मतलब नेटवर्किंग के डायग्राम्स हैं, रिस्क रजिस्टर्स, रिस्क रिपोर्ट्स, स्टेक होल्डर रजिस्टर्स वगैरह, ये सब चीजें उसमें शामिल। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ 14th मॉड्यूल। अब हमारे 2 मॉड्यूल रह गए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एक और है उसके बाद। तो थोड़ी सी ब्रेक कर लीजिए, फिर हम इसको एड्रेस करते हैं अगेन अबाउट 10 मिनट्स। 1:40 पे हम इसको स्टार्ट करेंगे। मेरा ख्याल है हम जल्दी फारिग हो जाएंगे। ठीक है सर। 140 कह रहे हैं आप ना? जी 1 हो गया ना, 140 पे इंशाल्लाह शुरू करते हैं।